सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्रम में अभी इसमें इतना ही रह गया था निम्न जाति आंदोलन, यानी समाज के निचले तबके के लोग जो तमाम तरह के अधिकारों से वंचित थे। आधुनिक समय या अंग्रेजों के समय तक आते आते उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। ऐसे लोगों ने भी अपने क्षेत्र में जागरूकता दिखाई। इनके महापुरुषों ने भी अपने दलित भाइयों के उत्थान के लिए प्रयास किए। इनमें से कुछ क्रम जो आपके सामने उभर कर आते हैं, उसमें पहला होता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 14 सितंबर 1873 को हुई थी। इनके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ये जाति से माली थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ये माला फूल देने का काम करते थे। इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ये इनकी पुस्तक है। इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो दलितों का उद्धार कर सके, जो दबे कुचले समाज के वंचित तबके के लोग हैं उनका उद्धार कर सके। तो संस्था का उद्देश्य ही था दलितों, निम्न जातियों का उत्थान। ये सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। इसी क्रम में एक दूसरा संस्था भी उभर कर सामने आता है, वह है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसके संस्थापक थे नारायण गुरु, जो कहते थे मानव जाति के लिए एक धर्म, एक ईश्वर, एक जाति होनी चाहिए। ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के संस्थापक ऐसा कहा करते थे और इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। ऐसे ही समय में एक अन्य सत्याग्रह, इसमें जो आंदोलन वाइकोम सत्याग्रह उभर कर आता है सत्याग्रह के रूप में, ये 1924-25 में यह आंदोलन या सत्याग्रह उभर कर सामने आया था। यह एक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। दक्षिण भारत में दलित जातियों, एझावा, पुलैया जैसे दलित जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उन्हें अशुद्ध मानकर कि वे अशुद्ध लोग हैं, शिकारी लोग हैं, एनियर, और अशुद्ध कार्य करने के नाते इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। तो अगर वो शुद्ध हो तो भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके विरुद्ध वाइकोम सत्याग्रह 1924 में चला था। इसके प्रमुख नेता थे एन कुमारन, टी के माधवन और पेरियार, रामस्वामी नायकर पेरियार इनका पूरा नाम है, तथा नारायण गुरु, वही श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के संस्थापक जो नारायण गुरु थे, ये भी इस सत्याग्रह में शामिल थे। यह आंदोलन केरल के त्रावणकोर में हुआ था और त्रावणकोर में हुए इस आंदोलन में अंततः गांधी जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और गांधी जी के प्रयासों से दलित जातियों को भी मंदिर में प्रवेश दिए जाने के लिए महारानी वहाँ की तैयार हुई। ये है वाइकोम सत्याग्रह। इसी तरह एक अन्य सत्याग्रह की भी चर्चा दक्षिण भारत में होती है और यह है गुरुवायूर सत्याग्रह। यह भी एक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह है। इसके नेता के केलप्पड़, पी कृष्ण पिल्लई, एन गोपालन, ये इसमें प्रमुख रूप से लोग भागीदार हुए थे। यह भी मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था और 1936 में केरल के त्रावणकोर में यह भी हुआ था। इसमें भी महाराज से में सुलह समझौता हुआ त्रावणकोर के महाराज से और तब जाकर के दलित जातियों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। दलितों के उत्थान के लिए कुछ संस्थाएं और भी जो उभर कर सामने आई, उनमें है एक डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक थे बी आर शिंदे। इन्होंने 1906 में इसकी स्थापना किया था, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना। इसी तरह एक चला था आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक थे रामस्वामी नायकर पेरियार 1920 में। ये नारायण गुरु के शिष्य थे। जैसे नारायण गुरु ने कहा था मानव जाति के मानवता के लिए एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म, इसी तरह से रामस्वामी नायकर पेरियार ने कहा था मानव जाति के लिए न ही कोई जाति, न ही कोई धर्म, न ही कोई ईश्वर। ऐसा रामस्वामी नायकर पेरियार का कहना था। इन्होंने यह आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था।
एक इसी दौरान दक्षिण भारत में बनी थी जस्टिस पार्टी, जिसके लीडर हुआ करते थे CN मुदालियर, TM नायर, PT चेन्नी। ये दलित जातियों के उत्थान के लिए बनी थी एक जस्टिस पार्टी, जो आत्मसम्मान आंदोलन ब्रिटिश क्लास ब्रिटिश सोसाइटी की तरह ही अपना स्थान दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रखती थी। ऐसे ही समय डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक और भी संस्था अस्तित्व में आई थी, अखिल भारतीय दलित वर्ग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग। इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने 1924 में किया था। इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 में स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किया था दलितों के कार्य के लिए, इन्होंने ऐसा किया था। ध्यान रहे, जब हम पूना पैक्ट मॉडर्न इंडिया में पढ़ाएंगे तो पूना पैक्ट के बाद गांधी जी अपने सारे आंदोलन स्थगित करके दलितों के उद्धार के लिए, अछूते उद्धार के लिए निकल पड़ते हैं। और उसी समय उन्होंने ये संस्था बनाई थी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, और हरिजन उत्थान संघ इत्यादि का भी उन्होंने निर्माण किया था और दलितों के लिए बहुत काम किया था। लेकिन 1917 में दलित पहली बार कांग्रेस का एजेंडा बना, कांग्रेस की कार्यसूची में शामिल किया गया पहली बार दलित 1917 में। और 1918 में हुए दलित वर्ग सम्मेलन में पहली बार अस्पृश्यता का मामला उभरकर सामने आया। और 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल हुआ करते थे, इसी में जात पात की जगह समानता को शामिल किया गया। जाति पात की जगह उन्होंने कहा समानता को शामिल किया जाए, जो योग्य हो उनको स्थान दिया जाए, ऐसा। और इसी कराची कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल के नेतृत्व में पहली बार मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी। इसी समय जो है इस अधिवेशन में जात पात की जगह समानता को वरीयता देने की बात कांग्रेस ने किया था। तो ये दलित जातियों का आंदोलन रहा जो उनके उत्थान के लिए किया गया था, जिसमें ये महापुरुष काफ़ी कुछ सफल भी रहे। और यहाँ जाकर के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की ये कड़ी समाप्त होती है, जो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज और सती प्रथा के अंत के द्वारा शुरू होती है और अंततः तमाम आयाम लेते हुए मुस्लिम सुधार आंदोलन, या ये कहे कि पारसी सुधार आंदोलन, फिर निम्न जातीय सुधार आंदोलन के रूप में सामने आती है। और मॉडर्न इंडिया में इनके महापुरुषों ने ऐसा प्रयास किया था, उसमें वो काफ़ी कुछ सफल भी रहे, कहीं कुछ अतिरेक भी हुआ और उसमें असफलता भी मिली, ये सब हुए। और इस तरह से यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम अगला टॉपिक मॉडर्न इंडिया में शुरू करते हैं, भारत में कृषक आंदोलन और कृषक विद्रोह। ध्यान रहे, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि भारत में अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने किस प्रकार कृषकों से कर लेने के लिए अनेक व्यवस्थाएं बनाई। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। वो चैप्टर रहा होगा अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। उसमें हमने जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी बंदोबस्त वगैरह बताए थे। इसमें तमाम तरह से अपने देश पर प्रभाव पड़ा और उस कृषकों से कर लेने के तौर तरीके इतने विभत्स थे, इतने शोषणकारी थे और इतने दमनकारी थे कि समय समय पर अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने के बाद उसके विरुद्ध कृषकों के संघर्ष भी हुए और उनके विरुद्ध कृषकों के आंदोलन भी हुए, उन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध। उसी का परिणाम है ये चैप्टर, भारत में कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह। ध्यान रहे, भारत में कृषक विद्रोह या आंदोलन भी शुरुआत किए गए बंगाल से। नील विद्रोह जो 1859-60 के बीच घटित होता है, ये भी बंगाल से ही शुरू हुआ और इस आंदोलन यानी नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। ये स्थान है बंगाल का नदिया जिला का गोविंदपुर गांव, बाद में खुलना, ढाका, पवाना, राजशाही आदि क्षेत्रों में भी ये आंदोलन फैल गया। ध्यान रहे, इस विद्रोह या इस आंदोलन के प्रमुख नेता होते थे, प्रमुख समर्थक नेता हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। प्रमुख नेता तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास थे, लेकिन इसके प्रमुख समर्थक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो कि हिंदू पैट्रियाट का संपादन कार्य भी किया था, इस आंदोलन का या इस विद्रोह का खुलकर समर्थन किया।
इस आंदोलन के नेताओं पर अत्याचार का खुला लेखन एक लेखक ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। उस लेखक का नाम था दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील किसानों पर किया गया ऐसा जो अत्याचार है उसका खुला बड़े ही मार्मिक ढंग से उसका उल्लेख किया है। ध्यान रहे, लेकिन यह किसानों का ऐसा पहला आंदोलन था जिसे सफल बताया जा सकता है। ये लगभग 1857 की क्रांति के बाद होता भी है, तो कुछ तो सरकारें भी भारतीय जनमत से भय खाने लगी थी और कुछ किसानों का रवैया इतना बेहतरीन था, लड़ने का तरीका इतना बेहतरीन था कि ये भारत का पहला सफल किसान आंदोलन कहा जा सकता है। और ये आंदोलन हुआ ही इसलिए क्योंकि वो जो नील किसान थे जो अपनी खेती पर चावल या सब्जियों के अन्य तौर तरीकों के फसलों को लगाना चाहते थे, उसका उत्पादन करना चाहते थे, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी उसे उत्पादित करना चाहते थे, लेकिन नील बगान मालिक उन्हें आखिरकार नील उत्पादन के लिए विवश कर देते थे। मजबूर होकर के इन लोगों ने आखिरकार विद्रोह किया था। जब हम आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो आपको चंपारण में नील विद्रोह की ही बात आएगी कि एक प्रकार से यही वो आंदोलन का प्रसार था। तो इसमें ऐसे कृषक जो अपनी मन माफिक खेती नहीं कर पाते थे, इन कृषकों के द्वारा आखिरकार ये कृषक विद्रोह 1859 से 60 के बीच किया गया था और ये पहला विद्रोह जो सफल रहा। इस आंदोलन पर जो है पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण, जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा। ये रहा। अब इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं दूसरा पवाना कृषक विद्रोह। ये 1873 से 76 के बीच हुआ था। पवाना कृषक विद्रोह के नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल हुआ करते थे। इस आंदोलन का प्रमुख नारा था, हम केवल महारानी की प्रजा हैं, महारानी की रैयत हैं। ये पवाना कृषक विद्रोह के लोगों का नारा था। ये पवाना कृषक विद्रोह के समर्थक होते थे स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपवेल और भारतीयों में बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर CR दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, जो बंगाल के उस समय के प्रखर बुद्धिजीवी होते थे, इन लोगों ने इसका विरोध किया था। और ये विद्रोह जो हुआ था ये कर को लेकर के हुआ था, जिसमें एक बार लगभग 10 वर्षों के लिए सरकार ने किसानों को छूट दे रखी थी कि आपका कोई कर नहीं बढ़ेगा, और लेकिन ये कर बढ़ता ही रहा। इसी के विरुद्ध वहाँ विद्रोह हुआ था। आखिरकार किसानों ने इसमें भी सफलता पाई और ये लोग कहा करते थे कि हम कई लोगों के रियाया या रैयत नहीं है, बल्कि हम केवल महारानी की रैयत हैं। ध्यान रहे, इसके बाद एक होता है मोपला विद्रोह, जो दक्षिण भारत में होता है, तमिलनाडु में। इसके लीडर होते थे अली मुदालियर। इस दौरान फड़के आंदोलन हुआ। फड़के आंदोलन के लीडर थे वासुदेव बलवंत फड़के, ये महाराष्ट्र में हुआ था। एक तेभागा आंदोलन होता था जिसके लीडर होते थे कंपाराम और भवन सिंह। तेभागा मतलब किसानों का कहना था, हमें जो हम दूसरों की भूमि पर कृषि कर रहे हैं उसमें से हमें कृषि उपज का कम से कम 1/3 चाहिए। इसी को लेकर के बंगाल के क्षेत्रों में तेभागा आंदोलन भी हुआ था, जिसके लीडर कंपाराम और भवन सिंह होते थे। हम देख लेते हैं कि इन्हीं आंदोलन की कड़ी में 19वीं शताब्दी के आगे जो अवध या अन्य क्षेत्रों में कृषक आंदोलन हुए, उनकी क्या स्थिति है, उनमें क्या तथ्य हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं अवध क्षेत्र में किसान आंदोलन की। किसान आंदोलनों की कड़ी में अवध क्षेत्र एक अग्रणी भूमिका में रहा। संपूर्ण उत्तर भारत में यह किसान आंदोलनों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता था। इसमें से सबसे पहला जो अवध क्षेत्र में बना किसान संगठन वो था उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंदु नारायण द्विवेदी थे। ये 1918 में यह संगठन बनाया गया और इस संगठन ने प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया था। नाई धोबी जैसे गांव के प्रजा कहे जाने वाले प्रजातियों ने किसानों के उच्च तबके, खासकर जमींदार या बड़े रईस लोगों के कार्यों को करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कहीं न कहीं वे लोग लगान के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से कहीं न कहीं उन लोगों से वे प्रताड़ित थे। लेकिन एक संगठन का बल पाकर नाइयों और धोबी, जो कि बड़े ही प्रमुख कड़ी रहे हैं लोगों की सेवा करने में, उन्होंने एक आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के बाद इन लोगों ने सरकार और लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल की। इस संगठन द्वारा जो नाई धोबी
बंद आंदोलन चलाया गया था। यह पूरा अवध क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लगभग बनारस खंड तक फैला हुआ था। 1920 में यही आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ा। जब हम मॉडर्न इंडिया का एकदम से कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ाएंगे तो उसमें आएंगे महात्मा गांधी, और उनका पहला जो आंदोलन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक चलाया गया था वह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी इस समय शुरू किया गया और 1918 में बना उत्तर प्रदेश किसान सभा असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया, और अब यह किसानों का कुछ अच्छा ही कर पाया, अधिक ही भला कर पाया। लेकिन ऐसे ही समय एक अन्य संगठन की भी स्थापना हुई, हुआ था अवध किसान सभा। अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र, माता बदल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, केदारनाथ इत्यादि। ध्यान रहे ये इसके प्रमुख नेता थे बाबा रामचंद्र, जो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे, अयोध्या में रहते थे। रामचरितमानस का वाचन करके जनता के बीच किसानों के आत्मगौरव को उन्नत करते थे, ये इनका कार्य था। और इनके समय आंदोलन का प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था, इलाहाबाद के करीब है। मैं बार इस गांव में गया हूँ, और ये रूर गांव जो है ये अवध किसान सभा का प्रमुख केंद्र बन गया, अवध किसान सभा के आंदोलन का। लेकिन इसी समय इस आंदोलन का बल पाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सीतापुर, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में ये जो एक लीडर होते थे, अत्यंत निम्न तबके के, निचले तबके से आते थे, वंचित प्रजातियों से आते थे, वे थे मदारी पासी। मदारी पासी ने इन बड़े नेताओं से मिलकर के एक जो बल प्राप्त किया किसानों के लिए, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन चलाया। ये एका आंदोलन, हालांकि बाद में एका आंदोलन से अवध किसान सभा के लोगों ने किनारा कस लिया, क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक हो गया था। तो इस प्रकार से इन लोगों ने किसानों के भले करने के लिए एक अच्छा सा आंदोलन चलाने का प्रयास तो किया, और इसी आंदोलन का प्रसार पश्चिम भारत तक बढ़ता गया, और फिर हुआ बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारत में किसान कही जाने वाले जाति हैं, कुनबी, पाटीदार, जो पाटिल, पटेल, कुर्मी जो लिखते हैं, ये कृषक जातियां मानी जाती हैं। ये बारदोली सत्याग्रह इन लोगों ने नहीं किया था, बल्कि वनवासी जातियों ने किया था। और वनवासी जातियों में जो उस समय आते थे उन लोगों को काली पराज कहा जाता था। काली पराज मतलब काले लोग। गांधी जी ने वहां पहुंचकर इन लोगों को रानी पराज कहा। इन लोगों के नेतृत्व को संभाला आगे चल करके कल्याण जी, कुंवर जी मेहता, ये दोनों भाई, कल्याण जी और कुंवर जी मेहता ने ये आंदोलन संभाला। बाद में इसके प्रमुख नेता बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस आंदोलन के होने का कारण था हाली पद्धति। हाली पद्धति के द्वारा काली पराज लोगों को बड़े जमींदारों, राजाओं के यहाँ जाकर काम करना पड़ता था, और बदले में उन्हें मिलता क्या था? केवल भोजन करके अपने घर जाइए, किसी प्रकार की मजदूरी वे नहीं पाते थे। और ऐसे ही समय जबकि मजदूरी के लिए परेशान ये काली पराज लोग हुआ करते थे, उस समय बड़ा अकाल पड़ा, और अकाल के समय सरकार ने 30% भू राजस्व भी बढ़ा दिया। ये इस बारदोली सत्याग्रह का एक बड़ा कारण माना जाता है। एक तो काली पराज लोगों को उनका वेज यानी मजदूरी न मिलना, और दूसरे 30% लगान बढ़ा देना, ये बड़ा कारण हुआ। इसी नाते कल्याण जी, कुंवर जी मेहता ने मजबूर होकर के 1932 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा, जो उस समय महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में एक बड़े वकील हुआ करते। ध्यान रहे, आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से सरकार ने मिस्टर मैक्सवेल एंड ब्रूमफील्ड, ये मैक्सवेल तो राजस्व अधिकारी थे, ये मिस्टर मैक्सवेल, और ये ब्रूमफील्ड न्यायाधीश थे, इन दोनों लोगों को मामले की जांच के लिए नियुक्त किया। और इन लोगों ने पाया कि उस तत्कालीन परिस्थितियों में लगान का बढ़ाना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, इसलिए उन लोगों ने 30% की लगान को 6.03% करने का सिफारिश किया सरकार से, और सरकार ने इसे मान लिया। आंदोलन सफल रहा, और बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बार बार आया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो कोई कह देता है गांधी जी, तो कोई कह देता है नेहरू जी। ऐसा कुछ नहीं, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे, और आंदोलन सफल रहा। गांधी जी ने इस पर टिप्पणी किया, उन्होंने कहा कि यद्यपि बारदोली सत्याग्रह एक स्वतंत्रता संघर्ष नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा हर एक कदम हमें स्वतंत्रता की तरफ
अग्रसर करता है, ले जाने में हमारी मदद करता है। ऐसा गांधी जी का कहना था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक उल्लेखनीय प्रयास है। ये हम लोग देखते हैं कि ये जो बारदोली सत्याग्रह, अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इन सबों के पैरेलल अब किसान सभा एक अखिल भारतीय रूप लेने लगा था। अखिल भारतीय रूप, ऐसे समय में जो अखिल भारतीय रूप इसने लिया, तो ऐसा नहीं कि केवल अवध के क्षेत्रों में ही या पश्चिम भारत के गुजरात क्षेत्रों में ही ये अवध किसान आंदोलन या किसान सभाएं आयोजित की जा रही थी। ऐसा बिहार में, ऐसा ही उड़ीसा में, ऐसा ही दक्षिण भारत में यानी आंध्र प्रदेश में भी कुछ न कुछ किसान सभाओं का आयोजन या स्थापन चल रहा था। उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिर इन सभी किसान सभाओं को मिलाकर बना अखिल भारतीय किसान सभा, और किसान आंदोलन कांग्रेस के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन और अपने हित में बड़ी भूमिका निभाने में सफल रहा। वो कैसे, हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बाद। नेक्स्ट, इस समय भारत में जो अन्य किसान सभाएं स्थापित हुई थी, उसमें बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये 1929 में स्थापित हुई थी। आंध्र किसान सभा, इनकी एन.जी. रंगा की अध्यक्षता में 1928 में स्थापित हुई थी। उत्कल किसान सभा यानी उड़ीसा में, ये मालती चौधरी के नेतृत्व में स्थापित हुई थी। और बंगाल टेनेंसी एक्ट के विरोध में एक सभा स्थापित हुई कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक रहमान के नेतृत्व में। इस तरह से अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, बिहार किसान सभा, आंध्र किसान सभा, उत्कल, कृषक प्रजा पार्टी, ये सभी सभाओं ने मिलकर अंततः एक अखिल भारतीय स्तर की किसान सभा बनाने का प्रयास किया। इसीलिए अखिल भारतीय किसान सभा की जो है प्रथम अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इसके पहले सचिव एन.जी. रंगा हुए और इस किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, 1936 में हुआ। किसानों को जागरूक बनाने के लिए प्रथम कृषक विद्यालय नेदिबोल आंध्र प्रदेश में बनाया गया। इस समय पंजाब किसान समिति भी 1937 में पंजाब में बन चुकी थी। ये सारी समितियों ने मिलकर के अंत में किसान सभाओं को अखिल भारतीय रूप दिया और अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में 1936 में बनी। प्रथम अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती, सचिव एन.जी. रंगा ने की। ये भारत में किसान सभाओं का इतिहास है, कृषक संघर्षों का इतिहास है। और अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे भारत में मजदूर आंदोलन, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में कांग्रेस की स्थापना और स्वतंत्रता संघर्ष। थैंक यू क्लास।